हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब लोग? अच्छा, बहुत बढ़िया हैं, ऐसा मैं मान रहा हूँ और होने भी चाहिए। तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे। लेकिन प्लीज़ इधर उधर कहीं घूमने मत जाइएगा, है ना? दोस्तों के साथ कहीं निकल जाओ। चलिए, तो शुरुआत करते हैं हम आज अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। वो है फर्स्ट डेफिनेशन। यानी अब हम डेफिनेशन शुरू कर रहे हैं पर्सन की। अच्छा, मैं उससे पहले एक बात और बता दूं आपको। अब तक हमने फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट पेज से लेकर के 8 पेज तक हमने काम कंप्लीट कर लिया है। अब जो हम आज पर्सन की डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे मॉड्यूल के पेज नंबर 1.17 से लेकर के 1.23 तक है। यानी 17वां पेज से लेकर के और 23rd पेज तक। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर के। तो आप साथ साथ मॉड्यूल भी एक बार पढ़ते जाइए, गो थ्रू हो जाइए। मॉड्यूल के साथ गो थ्रू हो जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी तो क्वेश्चंस मैं बना ही रहा हूं। फिर भी आपको कोई लगता है कि हमें कोई क्वेश्चन और डिस्कस करना चाहिए, या आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया वो नहीं हो रहा हो, या आपके मन में कोई क्वेरी हो, तो वो आप मुझे बिल्कुल लिख करके बताइएगा जरूर। ठीक है, चलिए, तो अब हम शुरुआत करते हैं आज अपने टॉपिक की। अच्छा, एक मिनट, हाँ, याद आया। पिछले वाले वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था। मेरे पास काफी बच्चों के जवाब ठीक थे, लेकिन कुछ मेरे नालायक बच्चे भी हैं जिन्होंने गलत जवाब भी दे दिया था। क्या क्या गलत जवाब दे दिया? उन्होंने जवाब दे दिया सी, बोथ। हे मेरे नालायक बच्चों, ऐसे कैसे काम चलेगा? पढ़ना चाहिए था ना। वहां ऑप्शन में लिखा हुआ था इनकम टैक्स एक्ट 1962, ना कि 1961। तो इंस्टीट्यूट आपके ऐसे भी मजे ले लेता है। तो प्लीज याद रखिए, जो चीज आसान दिखती है कभी कभी वो आसान होती नहीं है। तो प्लीज बहुत कंसंट्रेशन के साथ में काम कीजिएगा। ठीक है, तो वहां पर आंसर आएगा ओनली एंड ओनली इनकम टैक्स रूल्स 1962। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट पार्ट तो होता है हमारे इनकम टैक्स लॉ का, लेकिन इनकम टैक्स एक्ट 1961 होता है। 1962 का एक्ट तो कोई है ही नहीं, वो तो रूल्स हैं केवल। तो इसलिए ईयर भी याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा जरूर से। ठीक है, तो रटने वाले बच्चों, थोड़ा सा दिमाग भी यूज किया करो। चलते हैं आगे। तो आइए शुरुआत करते हैं हम अपने इस डेफिनेशन के साथ में। कौन सी डेफिनेशन देख रहे हैं सर? पर्सन की। चलिए, तो 231 सेक्शन याद रखने का है, याद रखिएगा। ठीक है, सेक्शन 231। सर ये डेफिनेशन तो हमको आती है ना? आती होगी, बट मुझे एक बार बतानी तो होगी ना। चलिए, तो डिस्कस करते हैं इसी के बारे में। हाँ जी, क्या है ये डेफिनेशन के ऊपर अगर बात करूं तो पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन में किस किस को इंक्लूड किया है? 7 लोगों को। कितने लोगों को? 7 पर्सन्स। कौन कौन है? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपीबीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। कौन कौन है? दोहराना मेरे साथ। ठीक है ना, वहां बैठ करके दोहराना जरूर, रिपीट करना है आप लोगों को भी। ठीक है, क्या क्या याद रखोगे? इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपीबीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सर ये इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? अरे, इंडिविजुअल्स का मतलब नेचुरल पर्सन। सर नेचुरल पर्सन मतलब? अरे भगवान की देन भाई, ह्यूमन बीइंग्स की बात कर रहे हैं। कौन है? ह्यूमन बीइंग्स। अच्छा, एचयूएफ का मतलब क्या है? सर एचयूएफ का मतलब होता है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। यानी ऐसा हिंदू परिवार जिसका अभी तक भी बंटवारा नहीं हुआ है, अभी तक भी डिवाइडेशन नहीं हुआ है। हिंदू परिवार
हिंदू परिवार, हिंदू फैमिली में कौन कौन शामिल है? सर जैन को भी शामिल किया है और सिख को भी शामिल किया है। तो जैन एंड सिख फैमिली जिनका अभी डिवाइडेशन नहीं हुआ है, तो मैं कह सकता हूं अनडिवाइडेड फैमिलीज ऑफ जैन्स एंड सिख्स। ठीक है। नेक्स्ट वन, फर्म। फर्म का मतलब सर इसमें पार्टनरशिप फर्म शामिल है। अगर प्रोपराइटरशिप कंसर्न होती है तो वो इंडिविजुअल में जाएगी। प्रोपराइटर कहाँ जाएगी? इंडिविजुअल में। ठीक है। और पार्टनरशिप फर्म्स कहाँ आएंगी? फर्म। तो यानी इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे भी फर्म वर्ड लिखा हुआ मिले तो इसका मतलब है पार्टनरशिप फर्म, इंक्लूडिंग एलएलपी। ठीक है। तो पार्टनरशिप फर्म्स का जो एक्ट है वो है 1932, जबकि जबकि एलएलपी का जो सेक्शन है वो ईयर है वो है 2008। ठीक है भाई, ओके सर। कंपनी, कंपनीज एक्ट 1956 पुराना वाला और नया वाला 2013। तो कंपनीज एक्ट 2013 में जो भी रजिस्टर्ड हैं उन सबको इसमें इंक्लूड किया गया है। सर किस किस को, अभी डिटेल में डिस्कस करते हैं, रुक जाओ। एओपी एंड बीओआई। एओपी बोले तो एसोसिएशन ऑफ पर्संस और बीओआई बोले तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी एंड एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। सर सबके बारे में डिटेल डिस्कशन करो ना। चलिए तो बात करते हैं इंडिविजुअल्स के ऊपर। बात करी हमने ओनली ह्यूमन बीइंग, टिंकू, पिंकू, चिंकू, बबलू, गुड्डू, राजू, काजू, ये सब कौन है? सर ये सब कौन है? अरे ह्यूमन बीइंग्स हैं भाई, ह्यूमन बीइंग्स। ठीक है ना। चलिए तो अब हम बात करते हैं एचयूएफ की। एचयूएफ के बारे में सर हम जानते हैं, आप क्या बताओगे? आओ ना, कुछ नया सीखते हैं आज। स्कूल्स ऑफ हिंदू लॉ। हिंदू लॉ में दो स्कूल्स दिए गए हैं। दो स्कूल्स का मतलब है थॉट, दो सोच हैं, दो विचारधाराएं हैं। सर क्या विचारधाराएं हैं? तो देखो, पहली पहली विचारधारा है, पहला स्कूल है, पहली थॉट है, पहली कॉन्सेप्ट है या अप्रोच है, जिसको क्या कहा गया है जी? जिसको क्या नाम दिया गया है? दया बागा स्कूल। कौन सा स्कूल है? दया बागा स्कूल। एंड दूसरा जो है वो कौन है? सर दूसरा जो है वो है मिताक्षरा स्कूल। मिताक्षरा। दो हमारी इसमें सोच है, दो हमारी अप्रोचेस यहां पे चलती है। ठीक है। एक फर्स्ट वन इज दया बागा एंड अनदर वन इज मिताक्षरा स्कूल। सर ये क्या है? देखिए आपको है ना इतना याद रखना है कि दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इन वेस्ट बंगाल एंड असम। कहां कहां पर है? पश्चिम बंगाल और असम में है। ठीक है ना। तो याद रख लेंगे बात को। मिताक्षरा जो है वो कहां पर एप्लीकेबल है? रेस्ट ऑफ इंडिया में। बाकी जितना भी बचा इंडिया उन सब जगह पे मिताक्षरा एप्लीकेबल होएगा, जबकि दया भागा दो ही जगह पर एप्लीकेबल है, वेस्ट बंगाल एंड असम में। ठीक है। अच्छा, जब तक, अब देखें दया भागा की अप्रोच क्या है, उसकी थॉट क्या है, उसकी सोच क्या है, उसकी विचारधारा क्या है? वो बोलते हैं जब तक हेड ऑफ फैमिली जिंदा है तब तक बच्चों को, यानी हेड ऑफ फैमिली के बच्चों को प्रॉपर्टी में कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, कोई शेयर नहीं मिलेगा। ऑन द अदर साइड, इन केस ऑफ मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ सेज, बच्चा जब पैदा होता है तो उसे तब से ही प्रॉपर्टी में हिस्सा मिल जाता है, शेयर मिल जाता है, उसका राइट बन जाता है उस प्रॉपर्टी के ऊपर। ओके, सो देयर आर टू थॉट्स, देयर आर टू हिंदू लॉज एंड द फर्स्ट वन इज दया बागा। दया बागा स्कूल सेज the right in the property will be available to the child after the death of head of the family। जब वो मरेगा तब ही उसे उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा। Whether on the other side
इन केस ऑफ मिताक्षरा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ वो कहता है जब भी वो पैदा हुआ उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा उसी वक्त मिल जाएगा. इट मीन्स ऑन द स्पॉट. इट मीन्स बाय बर्थ. बाय बर्थ a person is right in the property by birth. It doesn't matter the head of family is still alive or not. वो मरा नहीं मरा, जी रहा है जिंदा है क्या है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो सल्टे या ना सल्टे. अरे सर ये कैसे बोल रहे हो? अरे मतलब मेरा कहने का मतलब है वो जिंदा है या नहीं उससे फर्क नहीं पड़ता. मिताक्षरा तो इमीडिएट इफेक्ट से उसे क्या दे देता है जी, प्रॉपर्टी में हिस्सा. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन दयावागा एंड द मिताक्षरा स्कूल. सर इसका यूज क्या है? अरे भाई सिंपल है, जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन तो आपसे उसे पूछ नहीं सकता, लेकिन जब थ्योरेटिकल बनेगा, जब जब आपके पास ऑब्जेक्टिव आएगा तो वहां पर आपसे पूछ सकता है कि किस केस में क्या. तो मैं आपको बताऊंगा आगे क्वेश्चंस के अंदर, है ना, वहां क्वेश्चन में मिल जाएंगे आपको. ओके सर, चलते हैं आगे. तो हमने बात किसके लिए करी? हमने बात तो कर ली है इंडिविजुअल्स की, हमने बात कर ली है एचयूएफ के कॉन्सेप्ट की, फर्म के ऊपर हमने बात कर ली. फर्म मींस ओनली एंड ओनली, केवल और केवल पार्टनरशिप फर्म्स. हाँ, इंक्लूडिंग एलएलपी. सर एलएलपी की फुल फॉर्म बता दो. नालायकों, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, सीमित दायित्व वाली साझेदारी. ठीक है, ओके सर. सो व्हाट अबाउट कंपनीज? कंपनी के केस में क्या है? अच्छा लो आओ, कंपनीज. मैंने क्या कहा आपसे? कंपनी. कंपनी का मतलब है, कंपनी का मतलब है जो 1956 पुराना वाला और 2013 में जो रजिस्टर्ड है वो सब कंपनीज में इंक्लूड की गई है. बट इनकम टैक्स ने कुछ क्राइटेरिया बना दिया. क्या? कंपनी इंक्लूड्स डोमेस्टिक कंपनीज एज वेल एज फॉरेन कंपनीज ऑल्सो. ओ माई गॉड, डोमेस्टिक कंपनी एज वेल एज फॉरेन कंपनी. सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोमेस्टिक कंपनी? ये घरेलू कंपनी का क्या मतलब है? मतलब है इंडियन कंपनी, यानी डोमेस्टिक कंपनी इंक्लूड्स इंडियन कंपनी. इंडियन तो है ही इसमें शामिल है. एंड ऑन द अदर साइड कोई भी ऐसी कंपनी जो अपनी इंडिया में टैक्सेबल होने वाली इनकम का कोई भी हिस्सा डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर करे और पे करे. कहां पर? विद इन इंडिया. तो बस वो कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी कहलाएगी. ओके सर, इट मींस अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स लॉ, according to the income tax law, domestic company is not just an Indian company. Domestic company includes two things. The first one is Indian company, as well as on the other side a company which has an arrangement for declaring and paying dividend within India out of the income chargeable to tax in India. इंडिया में टैक्सेबल होने वाली इनकम का अगर वो कोई पार्ट डिविडेंड के रूप में डिक्लेयर एंड पे करते हैं विद इन इंडिया, तो वो भी डोमेस्टिक कंपनी ही कहलाएगी. तो इट मींस डोमेस्टिक कंपनी इंक्लूड्स टू कंपनीज. फर्स्ट वन इंडियन कंपनी एज वेल एज another one a company which will distribute its taxable income in India as dividend also within in India. And the second one is foreign company. दूसरी कौन सी है? फॉरेन कंपनी है. पता ही चल गया, डोमेस्टिक के अलावा जो कोई भी रह गया वो सब क्या है? अरे बोलो ना सर, फॉरेन कंपनी है ना, बोलना क्या है? अरे बोला करो, अच्छा लगता है. सर आपको कौन सा सुनाई दे रहा है हम बोलें जो? आपको कौन सा सुनाई दे रहा है? हम तो अपने घर पे बैठ करके बोल रहे हैं. मुझे पता है तुम लोग कितना बोलते हो और कितना नहीं बोलते हो. तुम लोगों को बार बार जगाना पड़ता है रे, क्योंकि तुम क्या हो अब नहीं बोलूंगा, पता है तुमको तुम क्या हो. हाँ चलिए, तो नेक्स्ट क्या हुआ सर? इंडिविजुअल समझा, एचयूएफ समझा. एचयूएफ इंक्लूड्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली इंक्लूडिंग जैन
families, Jain undivided families, and the Sikh undivided families. And the new concept is that कि भैया एचयूएफ के रिगार्डिंग में दो लॉज चलते हैं या दो हिंदू लॉज हैं. फर्स्ट वन इज दया बागा एंड द अनदर वन इज मिताक्षरा. ठीक है, दया बागा इज एप्लीकेबल टू वेस्ट बंगाल एंड असम and the Mitakshara is applicable to rest of India, है ना, whole India in excluding Assam and West Bengal. Okay, now the next one is firm के ऊपर बात कर ली, partnership firm and including LLPs. next one company के ऊपर बात कर ली, company includes domestic company as well as foreign company. ठीक है, डोमेस्टिक कंपनी बोले तो सर इंडियन कंपनी और वो वाली कंपनी जो अपनी इंडिया में होने वाले टैक्सेबल इनकम से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करे, वो भी विद इन इंडिया. एंड फॉरेन कंपनी डोमेस्टिक को छोड़ के बाकी सारी कंपनीज. नाउ द एओपी एंड बीओआई. AOP and BOI, association of persons and the body of individual. एसोसिएशन ऑफ पर्संस क्या होता है सर? लो मैं डिस्कस करता हूं. एक मैं थोड़ा सा इसे मूव करना चाहता हूं. लो ऊपर निपटा दिया इसको हमने. ठीक है सर, थोड़ा मैं कलर का. आइए हम बात कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग में सर? आप बात कर रहे हो एओपी के रिगार्डिंग में. देखो बच्चों, मैं माउस से लिख रहा हूं, मुझे लिखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है. सर लिख दो आप तो. अच्छा, एओपी. एओपी का मतलब है एसोसिएशन ऑफ पर्संस, यानी ग्रुप ऑफ पर्संस. मैं कहता हूं एक इंडिविजुअल, एक और इंडिविजुअल एंड एक और इंडिविजुअल क्या मिलकर के एओपी बना सकते हैं? माय क्वेश्चन इज एन इंडिविजुअल अगेन एन इंडिविजुअल अगेन एन इंडिविजुअल. सर ये एन इंडिविजुअल क्या लगा रखा? कुल मिला के कह दो ना, तीन इंडिविजुअल्स मिलकर के क्या एओपी बना सकते हैं? क्या बना सकते हैं? जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हैं. ठीक है. अच्छा, तो सर क्या एक एचयूएफ, एक और एचयूएफ एंड एक और एचयूएफ मिलकर के एओपी बना सकते हैं? अरे भाई ऑफ कोर्स बना सकते हैं. क्यों सर, कैसे? अरे भाई ये भी तो पर्सन्स की डेफिनेशन में ही आते हैं ना. पर्सन का मतलब है सर, पर्सन का मतलब है हाँ, इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, कंपनी, एओपी, बीओआई, लोकल अथॉरिटी एंड आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन. तो इट मींस इट आल्सो इंक्लूड्स. ओके, एचयूएफ मिलके बना सकते हैं. अच्छा, एक फर्म, एक और फर्म और एक और फर्म क्या मिलकर के एओपी बना सकते हैं? यस सर, बिल्कुल बना सकते हैं. ये भी तो पर्सन ही है ना, बिल्कुल बना सकते हैं. अच्छा, कंपनी. सर अब दिमाग मत खराब करो. कंपनी प्लस कंपनी, हाँ वो एओपी बना सकते हैं. और बोलो. अरे सुन तो लो यार, तुम तो पहले ही भावुक हो जाते हो, नाराज क्यों होते हो? एक कंपनी, एक इंडिविजुअल, एक एचयूएफ और एक फर्म, क्या ये मिलकर के एओपी बना सकते हैं? बोलो बोलो, बोलते ही नहीं तुम लोग. सर ये सोचने वाली बात है कि एक इंडिविजुअल, एक कंपनी, एक एचयूएफ, एक फर्म मिलकर के क्या एओपी बना सकते हैं? अरे भाई ये भी तो पर्सन ही है, ये सब भी तो पर्सन है, तो बस ये भी मिलके एओपी बना सकते हैं. ओके, तो सर क्या एक एओपी, एक और एओपी, एक और एओपी मिलकर के एक नया एओपी बना सकते हैं? देखिए बुक में ऐसा कुछ नहीं लिखा, एक्ट में ऐसा कुछ नहीं लिखा कि नहीं बना सकते. तो हम अकॉर्डिंग टू लॉ चलें तो यस बना सकते हैं, बट प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं होता है. ठीक है ना, क्योंकि एक ग्रुप है ऑलरेडी, फिर एक और ग्रुप है अलग, एक और ग्रुप है, तीन ग्रुप मिलकर के एक नया ग्रुप और बना दे. इट्स नॉट पॉसिबल ना, ये होता नहीं है आमतौर पर ऐसा. बट ठीक है, कोई नहीं, बना सकते हैं. तो मेरा कॉन्सेप्ट बस इतना ही था समझाने का कि एओपी मीन्स
association of person, and person includes individual, HOA, firm, company, AOP, BOI, local authority and artificial juridical person. जितनी स्पीड से मैं बोलता हूं ना उतनी स्पीड से आप भी बोला करो। हाँ, बैठे रहते हो बस तुम तो ऐसे ही। चलते हैं आगे। सर वापस उस पर आओ, नोट्स पर ही। ठीक है बेटे, लो। सो हमने क्या देखा सर? हमने देखा AOP, ठीक है। व्हाट इज BOI? BOI, BOI का मतलब समझते हो? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है। इंडिविजुअल्स का ग्रुप हो एंड वो किसी और पर्सन के बिहाफ पर टैक्स पे करने के लिए लाइबल हो जाए। समटाइम्स देयर आर सम डिस्प्यूट्स बिटवीन सम पर्सन्स, कुछ लोगों के बीच में। अब वो लोग कौन है? इंडिविजुअल है। तो इंडिविजुअल, किसी एक इंडिविजुअल की टैक्स लाइबिलिटी, किसी एक इंडिविजुअल की टैक्स लाइबिलिटी पे करने के रिगार्डिंग में कोई डिस्प्यूट हो, कोई डाउट हो, कोई संशय हो, कोई भी डिस्प्यूट छिड़ जाए, कोई वाद विवाद हो जाए, तो उसका निपटारा करने के लिए क्या बनाया जाता है? BOI, ठीक है। If we could not identify the tax liability of a person, then in that case a new person will be created which is known as body of individual, BOI। बट इसमें याद रखिएगा इंडिविजुअल्स ही हो सकते हैं। AOP में कोई भी पर्सन हो सकता है, जबकि BOI में केवल और केवल इंडिविजुअल्स ही हो सकते हैं। ओनली एंड ओनली इंडिविजुअल्स। लोकल अथॉरिटी, सर क्या होती है लोकल अथॉरिटी? लो अभी बता देते हैं आपको। अच्छा, ये कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं ऐसे ही, है ना। जैसे इंडिविजुअल्स, जैसे गोलू जी, दीनू जी, बबलू जी, टिनटोनू जी, गुड्डू जी, एक्सेट्रा। HUF का मतलब क्या है? टिल्लू एंड सन्स, काजू एंड सन्स, राजू एंड HUF, एक्सेट्रा। फर्म्स का मतलब क्या है? सब फर्म्स में राजू, काजू, माजू एंड कंपनी। एंड कंपनी लिखने से, एंड कंपनी लिखने से वो कोई कंपनी नहीं बन जाएगा, कंपनी बस नाम है। कंपनी तो तब ही बनेगा ना जब वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड होगा। बंटी एंड बबली, टिंकू जिया एंड कंपनी, एक्सेट्रा। हाँ, कंपनीज जैसे रिलायंस लिमिटेड, जैसे पपलू जी प्राइवेट लिमिटेड, एक्सेट्रा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वन इज लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी का एग्जांपल क्या है? जैसे बोलो 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 सर। JDA, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, एक्सेट्रा। These are to be considered as local authorities. And the sixth one, last one is, एक और पर्सन बच रहा था, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, जो ऊपर 6 में कवर्ड नहीं हुए। सर 6 कौन कौन से? यहाँ तो छठा तो यही है। अरे ये तो एग्जाम्पल ले रहे नालायकों। क्या किसकी बात कर रहे हैं अपन? है किसकी बात कर रहे हैं सर? वही इंडिविजुअल, HUF, फर्म, कंपनी, AOP, BOI और लोकल अथॉरिटी। इन 6 में जो कवर्ड नहीं हुआ वो सब क्या है? आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन। यानी जैसे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, है ना, ट्रस्ट, क्लब्स, गॉड एंड गॉडेस, देवी देवता। देवता मतलब भगवान तक को नहीं छोड़ा हमने, टैक्स तो देना पड़ेगा। हाँ, एक बात याद रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट, CG, नॉट टू बी कंसिडर्ड एज अ पर्सन। CG सेंट्रल गवर्नमेंट पर्सन नहीं है, क्योंकि वो खुद से टैक्स नहीं ले सकते हैं, ठीक है ना। राजा अपने आप से टैक्स कैसे लेगा भाई? नहीं ले सकता। तो दैट्स द पॉइंट। डन। तो ये हमारे लिए यहां पर काम कंप्लीट होता है, एक छोटी डेफिनेशन पर्सन के रिगार्डिंग में। अब इससे आगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको डिस्कस करने वाले हैं। जल्दी बताओ सर। नेक्स्ट वीडियो में आप डिस्कस करोगे, हमको पता है, क्या पता है सर? MCQs, इसके क्वेश्चंस बिल्कुल जल्द लेकर के आएंगे आपके लिए। एक और वीडियो इसके MCQs का हिला देने वाला होगा आपको।
है ना। देखते हैं कितने आप ठीक जवाब देंगे और कितने ठीक जवाब नहीं देंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।